देखो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, आज के बाद 2 वर्ड याद रखना मेरे बच्चों, सब लोग जितने लोग इंटरव्यू देने जाएंगे आप। तो नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, और एक टेबल को हम लोग अभी हमने एसक्यूएल में बहुत सारी चीजें पढ़ ली। तो नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और हम करते क्यों, तो मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, एक टेबल के अंदर बहुत सारी डुप्लीकेसी होती है। मैं यहाँ पूरा नहीं समझाऊंगा क्योंकि टाइम जाएगा। डुप्लीकेसी तो आप समझते हो, डुप्लीकेसी होती है जिसे रिडंडेंसी बोलते हैं, रिडंडेंसी। ठीक है, भाषा में रिडंडेंसी बोलते हैं। और एनोमली होती है, एनोमली 3 तरीके की होती है, ये मैंने सीएस वालों को बताया था, आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। एनोमली 3 तरीके की होती है, इंसर्ट एनोमली, एक होती है डिलीट एनोमली, और एक होती है अपडेट एनोमली। तो क्या होता है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो, क्या होता है नॉर्मलाइजेशन की तो बात बाद में आती है। कहते हैं एक टेबल है, एक टेबल के अंदर डुप्लीकेसी बहुत हो सकती है। अगर मैं डुप्लीकेसी की बात करूं तो एक बात बताओ सिंपल से, 5,000 बच्चे हैं, 5,000 बच्चे, रोल नंबर, नेम, रोल नंबर, अब डुप्लीकेसी का मतलब समझना, रोल नंबर, नेम और कॉलेज। अब 5,000 बच्चे एलन के अंदर, तो मैं एम आई एम आई एक्चुअली मैड, मैं रोल नंबर 1 मैंने लिखा देवशीष एलन, मैं 5,000 बच्चों के सामने एलन लिखूंगा? अरे सब पता है मुझे सारे बच्चे एलन के, तो मैं 5,000 बार एलन क्यों रिपीट कर रहा हूं? यह मैंने एक टेबल में बनाया और जिसमें सीएस के हर बच्चे के नाम ने उसके सामने उसके एचओडी राहुल सर का नाम लिखा। तो ये तो स्टूपिडिटी है ना, कि जब पता है कि भाई सीएस के एचओडी राहुल जी हैं, या कॉलेज का नाम एलन है, या 5,000 बच्चों के डायरेक्टर जो हैं वो आपके सोमेन शुक्ला सर हैं, तो यार ये तो एक तरीके की बेवकूफी है, ये तो हम डुप्लीकेसी कर रहे हैं बार बार। तो उसको किसी अलग जगह एक बार रख दो ना। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है, डुप्लीकेसी समझ में आ रही है आप लोगों को? पहले मुझे रिप्लाई करो, क्या डुप्लीकेसी समझ में आई सबको, कि डुप्लीकेसी का क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब होता है? ठीक है। और डुप्लीकेसी से देखो होता क्या है मैं बताता हूँ। डुप्लीकेसी से बच्चों देखो ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट बात है वो बताता हूँ। डुप्लीकेसी से होता क्या है, इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। इसका इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, ये देखो ध्यान से। हुआ क्या, कि क्या हुआ, सपोज करो एलन ने अपना नाम चेंज करके, एलन इंस्टीट्यूट ने अपना नाम चेंज करके एलन टेक रख लिया, एलन टेक। अब एलन टेक को रख लिया तो हुआ क्या, कभी कभी ऐसा हुआ, पॉसिबिलिटी ऐसी हो गई कि 5,000 में से 4,500 तो रो एलन टेक हो गई, लेकिन 500 रो ऐसी बच गई जो जिसमें अभी भी एलन लिखा हुआ था। तो यहाँ पे डेटा, मैं कोई बच्चा बोल रहा है आप कहां पढ़ते हो, तो बोल रहा है सर एलन टेक में पढ़ता हूँ, कोई बच्चा बोल रहा है जी हम तो एलन में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, जब डेटा में डुप्लीकेसी होती है फिर इनकंसिस्टेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि मान लो अगर एलन सिर्फ एक बार स्टोर होता तो वहां हम जाके सही कर देते, एलन को एलन टेक कर देते। यहाँ 5,000 बार है, हो सकता है मैनुअली करने में या कुछ करने में काम सही ना हुआ हो, तो उस वजह से इनकंसिस्टेंसी प्रोड्यूस हो जाती है। पहले बताओ बच्चों, ये तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? रिप्लाई करो, ये बात समझ में आ रही है? तो डुप्लीकेसी होने से क्या हो जाती है, डुप्लीकेसी होने से क्या हो जाती है, इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। इसी को बोलते हैं अपडेट एनोमली, इसी को बोलते हैं अपडेट एनोमली। बाकी ये 2 चीज अभी मेरा मुद्दा नहीं है डिस्कस करने का। आप स्वतंत्र हैं, मेरे से ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप जिस भी दिन चाहेंगे, जब भी कहेंगे, अगर मैं फ्री हूं मैं जुड़ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप पढ़ें, आप प्लेसमेंट लें, मैं हमेशा जुड़ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल अब क्या हुआ, जब ये प्रॉब्लम आ गई ना, तो नॉर्मलाइजेशन देवता का जन्म हुआ। ठीक है, एक ऊपर वाले का जन्म हुआ, परवरदिगार का जन्म हुआ, और उन्होंने बोला कि बेटे मैं बोलता हूं, मैं हूं उस प्रॉब्लम का निवारण करने वाला, उस प्रॉब्लम को दूर करने वाला। तो नॉर्मलाइजेशन ने बोला मैं क्या हूं, मैं टेबल के अंदर से डुप्लीकेसी, जिसको आप रिडंडेंसी बोलते हो, और एनोमली को कम करने का एक तरीका हूं। बोलो आज के बाद याद हो गई डेफिनेशन। अगर आपको हिंदी में भी बोलना है किसी के सामने तो आप बोलें सर नॉर्मलाइजेशन टेबल के अंदर से डुप्लीकेसी और एनोमली के कम करने के तरीके को ही नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। इससे आसान भाषा में कहीं लिखा ही नहीं है, किसी भी किताब में कहीं लिखा ही नहीं जा सकता इससे आसान भाषा में। बोलो, पहले मैंने तुम्हें प्रॉब्लम बताई, फिर भगवान बताए। भगवान कौन है, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन ने कहा कि वो जो टेबल में 2 प्रॉब्लम आ रही थी, क्या डुप्लीकेसी और एनोमली, उसको कम करने के और खत्म करने के तरीके को ही मेरा नाम है, और मुझे कोई बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो आज के बाद अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा बेटे व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, तो आप बोलेंगे सर द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग या रिड्यूसिंग डुप्लीकेसी एंड एनोमली फ्रॉम अ टेबल सर इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन। और उसकी आंखों में आंसू आ जाएगा और वो कहेगा बेटे वेरी गुड। बोलो ये बात समझ में आ रही? देखो अभी मैंने कुछ भी नहीं शुरू किया है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये हो गई बात नॉर्मलाइजेशन की। बिल्कुल रटना नहीं है, बिल्कुल मैं तुम्हें इतना क्लियर कट समझाने वाला हूं कि बिल्कुल रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो भाई ये तो हो गया। अब आती है बात, ये जब हो गया तो नॉर्मलाइजेशन हो गया। अब नॉर्मलाइजेशन को पढ़ने के पहले हमारे पास कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। प्री रिक्विजिट्स का आपको मतलब पता होता है? प्री रिक्विजिट मतलब क्या,
भाई प्री रिक्विजिट का मतलब वो काम शुरू करने से पहले क्या, घर बनाना है तो प्री रिक्विजिट क्या, सीमेंट होना चाहिए, ईंट होनी चाहिए, बालू होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, ये प्री रिक्विजिट्स हैं। तो नॉर्मलाइजेशन करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हमें पता होने चाहिए, जैसा कीज पता होने चाहिए। और कीज के बारे में मैंने बहुत बार आपसे डिस्कस कर लिया है। प्राइमरी की सबको पता है क्योंकि हम लोगों ने टेबल में बनाई है। प्राइमरी की क्या होती है, डुप्लीकेट नहीं हो सकती और वो नल नहीं हो सकती, ये सब तो पता है। रिप्लाई करो फटाक से, बिल्कुल बढ़िया से। आपको आज मैं बिल्कुल मक्खन लगाने वाला हूँ, मक्खन आप चमक जाएंगे आप, ठीक है। आप ध्यान से समझिए, ठीक है। तो प्राइमरी की पता, देखो एक चीज होती है कैंडिडेट की, ध्यान से समझना। कैंडिडेट की क्या होती है इसको समझते हैं। तो भाई कैंडिडेट की क्या होती है, देखो मैंने अभी स्लाइड नहीं चेंज की है। कैंडिडेट की क्या होती है समझो। कैंडिडेट की क्या होती है, जब अभी इलेक्शन है, अगर अभी मैं यूपी का इलेक्शन देखो, आप सब कानपुर पे रहते हो, तो कौन कौन उम्मीदवार खड़े हुए हैं आप जानते हैं। एक अखिलेश भैया खड़े हुए हैं, एक हमारे योगी जी महाराज खड़े हुए हैं, एक हमारे आप पार्टी के कोई बंदे खड़े होंगे, और कोई हमारे सपा की मायावती मैडम खड़ी होंगी। तो ये सब क्या है। यहाँ पे मुझे एक बात बता, लैराब क्यों नहीं खड़ी है, या जोया क्यों नहीं खड़ी है, या सिमरन क्यों नहीं खड़ी है, वाई दे, या देवशीष क्यों नहीं खड़ा, बिकॉज दे आर नॉट कैंडिडेट्स, दे आर नॉट कैंडिडेट्स, बिकॉज उनमें वो एलिजिबिलिटी अभी है नहीं कि वो चीफ मिनिस्टर पद की, अभी हम चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर पद के लिए खड़े हो जाए, तो इनकी तो बात ही नहीं करेंगे। तो जो खड़े हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कैंडिडेट ही तो बोलते हैं। रिप्लाई करो भाई, जो खड़े हैं उन्हें क्या बोलते हो आप लोग, कैंडिडेट ही तो बोलते हो। जो खड़े हैं लोग चुनाव लड़ने के लिए, उन्हें कैंडिडेट ही तो बोलते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है कैंडिडेट की। तो आज के बाद अगर कोई पूछे व्हाट इज कैंडिडेट की, तो लिखे भाई नॉमिनी ऑफ प्राइमरी की। नॉमिनी ऑफ प्राइमरी की, जब अगर प्रधानमंत्री पद का इलेक्शन होता है तो बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, उसमें से एक बंदा जीत जाता है, तो वो जो बहुत सारे लोग खड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की। और एक्चुअल में वो कैंडिडेट है, नहीं तो देवशीष भी तो आ जाता। देवशीष एक्चुअल में उनमें वो क्वालिटी है कि प्रधानमंत्री बन सकते, तभी तो वो खड़े हैं। उसमें से एक बंदा जीत गया, मोदी जी जीत गए, तो मोदी जी जब जीत गए तो वो बन गए प्राइम मिनिस्टर, और जो जो है वो थे कैंडिडेट, और जो बच गए वो हो गए ऑल्टरनेट। तो 3 की मैंने बताई आपको। अब देखो कैंडिडेट की डेफिनेशन होती है, आप लोग कॉपी खोल के बैठे रहेंगे, ठीक है। आज के बाद देखो याद है, कैंडिडेट की डेफिनेशन होती है भाई नॉमिनी ऑफ प्राइमरी की। कैंडिडेट की डेफिनेशन होती है भाई नॉमिनी ऑफ प्राइमरी की। और एक और डेफिनेशन आप लोग ध्यान से सुने, और जो अब मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर आपने उसको ध्यान से सुन लिया तो लाइफ जिंदा लाला हो जाएगी, मैं आपको वादा करता हूं। देखिए भाई बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये हो गया कैंडिडेट की का कंसेप्ट। अब मैं आपको कैंडिडेट की डीप में समझाने जा रहा हूं। जब मैं आपकी क्लास में पहली बार आया था, अगर आप लोगों को याद होगा 3 दिसंबर को, तो जो सबसे पहला मैंने टॉपिक डिस्कस किया था वो कैंडिडेट की किया था। कितने लोगों को याद है। सीएस के बच्चों से पूछ रहा हूँ, सीएस के बच्चों से पूछ रहा हूँ। जब मैं क्लास में पहली बार आया था आपकी क्लास में, और जिस समय आप लोग ने देख के मुझे मुंह बनाया होगा कि ये कौन आ गया, ठीक है, और वो मैं ही था जिसने सबसे पहले कैंडिडेट की डिस्कस किया था आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए। फाइन, ओके। आज उसी के ऊपर मैं बहुत गहन डिस्कस करने वाला हूं, और डिस्कस करता हूं कैंडिडेट की के ऊपर। देखो फिर भी अभी मैंने कुछ शुरू नहीं किया। अब कैंडिडेट की के ऊपर गहन डिस्कशन करते हैं, उससे पहले हम पढ़ते हैं सुपर की। भाई सुपर की क्या है, ध्यान से समझिए। एक टेबल है, रोल नंबर, नेम, सिटी और एज। भाई सुपर की क्या होती है, ध्यान से सुनिए। मैंने बोला रोल नंबर एक की है, आपने बोला हाँ बिल्कुल सर की है, क्योंकि रोल नंबर की मदद से आप सब कुछ डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर किसी का आपको रोल नंबर पता चल जाए तो आप उसकी हिस्ट्री निकाल सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा रोल नंबर और नेम, तो ये भी की है। अब क्या है, ये क्या बन गई, सुपर की। सुपर की क्या मतलब क्या हुआ, देखो मैंने यहां लिख रहा हूं सुपर सेट। मैंने क्या लिखा, सुपर सेट। सुपर सेट समझते हो ना, ए और ए बी ए का सुपर सेट है, ए बी सी ए का और ए बी का सुपर सेट है। बढ़ा दिया ना हमने, उसको बढ़ा दिया। ये तो पता है कि ये भी नहीं पता, मैथ्स तो आती है ना, सुपर सेट पता है ना बच्चों। भाई देखें आप लोग, ये भाई पता होना चाहिए आपको। अगर नहीं पता है तो फिर मैं आपको कैसे बताऊंगा, ठीक है। ये पता हो। चलें भाई अपन चलें, चलो भाई चलते हैं फिर अपन, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, ओके। अब हम लोग चलते हैं अपन। तो देखो सुपर सेट ऑफ सुपर की इज ऑल्सो सुपर की। क्यों क्यों, अरे भाई जब एक काम रोल नंबर कर सकता है, नेम ने उससे दोस्ती कर ली, तो क्या वो भी वो काम नहीं कर पाएगा, कर पाएगा। मैंने लिखा रोल नंबर नेम, रोल नंबर नेम और सिटी भी सुपर की है, आपने बोला जी बिल्कुल सुपर की है। और मैंने बोला रोल नंबर नेम और एज और सिटी भी सुपर की, आपने बोला जी सुपर की है। तो डेफिनेशन है व्हाट इज सुपर की। तो सुपर की सेट ऑफ एट्रीब्यूट,
सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच यूनिकली आइडेंटिफाई टपल ऑफ अ टेबल। क्या है डेफिनेशन? सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच यूनिकली आइडेंटिफाई टपल ऑफ अ टेबल इज नोन एज व्हाट? सुपर की। सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच यूनिकली आइडेंटिफाई टपल ऑफ अ टेबल इज नोन एज सुपर की। सुपर सेट ऑफ सुपर की इज ऑल्सो सुपर की। मेरी बात समझ में आ गई? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई भाई? रिप्लाई करें भाई, रिप्लाई करें, ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई कि सुपर सेट ऑफ सुपर की इज ऑल्सो सुपर की। आप किसी भी डिपार्टमेंट के हो, मैं आपको नए नए कंसेप्ट देने वाला हूं, आप मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आप ध्यान से समझिए। तो सुपर सेट ऑफ सुपर की इज ऑल्सो सुपर की। सुपर की तो सर आपने बहुत समझा दिया, लेकिन कैंडिडेट की क्या होती है? बड़ी खतरनाक होती है। कैंडिडेट की कहती है, कैंडिडेट कैंडिडेट की क्या कहती है? कैंडिडेट की कहती है मैं तो हूं सुपर की, मैं सुपर की हूं, लेकिन मेरे में ये ना आलतू फालतू के ये टप्पल अप्पल, मेरे को ज्यादा दोस्ती पसंद नहीं। अगर एक बंदे से काम चल रहा है तो चलने दो ना, वाह वाह सो मैंने दोस्ती यार। तो ये सुपर की है, हाँ जी सुपर की है, ये सुपर की है, हाँ जी सुपर की, ये सुपर की है, हाँ जी सुपर की, ये सुपर की है, हाँ जी सुपर की है। कैंडिडेट की कहती है मैं सुपर की तो हूं, लेकिन मेरे में एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं मांगता भाई। जब काम रोल नंबर से चल रहा है तो भाई इतना सारा काम क्यों करने का? तो इसने बोला तू होगी सुपर की, लेकिन मैं कैंडिडेट की नहीं हूं। इसने बोला तू होगी सुपर की, लेकिन मैं कैंडिडेट की नहीं हूं। इसने बोला तू होगी सुपर की, लेकिन मैं कैंडिडेट की नहीं हूं। इसने बोला तू होगी सुपर की, लेकिन तू कैंडिडेट की भी है, क्योंकि रोल नंबर से ज्यादा और क्या कम करोगे? इससे ज्यादा कम तो कर ही नहीं सकते ना। तो एक डेफिनेशन और निकल के आई कैंडिडेट की, कि कैंडिडेट की इज अ सुपर की, दैट इज मिनिमल सुपर की। लो लिख दिया मैंने, लिखा कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सुपर की। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं? समझ में आई? कितने छोटे आसान शब्दों में मैंने आपको एक डेफिनेशन और दे दी कि कैंडिडेट की सुपर की है, लेकिन वो मिनिमल है, उसे फालतू की दोस्ती यारी पसंद नहीं है। जब काम रोल नंबर से चल रहा है तो क्या रोल नंबर और नाम को जोड़ना, क्यों क्यों फालतू के टेंशन लेने का? अपन को ये देखो, ये नहीं करने का है, ठीक है? ये बिल्कुल नहीं करने का है। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? ऑल गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? आर यू ऑल गेटिंग? कि कैंडिडेट की सुपर की है, लेकिन वो मिनिमल है, वो फालतू के लफड़े नहीं चाहती। वो कहती है यार जब रोल नंबर से काम चल रहा है तो ये दोस्ती यारी क्यों निभा रहे हो? ठीक है, रोल नंबर के गले में हाथ डाल दिया, नेम के, नेम ने कहा आओ सिटी आओ घूमने चलते हैं, सबने बोला अरे आओ आओ सब लोग घूमने चलते हैं, उसने बोला हो गए तुम सुपर की, लेकिन तुम कैंडिडेट की नहीं हो। तो कैंडिडेट की एक और डेफिनेशन निकल के आती है, कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सुपर की। रिप्लाई करो बहुत बढ़िया तरीके से भाई, कैसा समझ में आया कैंडिडेट की डेफिनेशन? रिप्लाई करो। मैं कह रहा हूं होंगे आप किसी भी डिपार्टमेंट के, लेकिन जो मैं दूंगा आज आपको वो बिल्कुल चमक के दूंगा, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सुपर की। ये ऐसे अगर आपने समझा दिया ना, उसके से कॉपी लेकर कोई दुनिया का इंसान नहीं जो आपको इंटरव्यू में निकाल के रख दे बाहर। ठीक है, ये बात ये हो गई। तो कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सुपर की। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अब मुझे बताना। मैंने लिखा ए एक की थी, मैंने बोला ए बी, मैंने कहा एक सुपर की थी, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, ये भी एक सुपर की थी, ए बी सी भी एक सुपर की थी, इसको हटा देता हूं, ए बी सी डी भी एक सुपर की थी, ए बी सी डी ई भी एक सुपर की थी। तो बताओ कौन सी इसमें कैंडिडेट की होगी? रिप्लाई करो फटाक से, फटाक से, कौन सी कैंडिडेट की होगी? ए बी, वेरी गुड, वेरी गुड, समझ गए आप लोग। तो एक डेफिनेशन और लिख लीजिए, लीजिए, मैंने क्या बोला था, आप लिखते चले, लिखे कैंडिडेट की, लिखे सर आप लोग एक डेफिनेशन लिखे, कैंडिडेट की इज अ super key. Candidate key is a super key whose no proper subset is a super key. कैंडिडेट की कहती है, देखो ध्यान से, कह रहा है इसको, वो इसके पास आती है और इसको इसको सुना के जाती है, कह रही है मैं हूं कैंडिडेट की, कैंडिडेट की इज अ सुपर की, मैं सुपर की हूं, तू है सुपर की, बट तेरा प्रॉपर सबसेट सुपर की नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेरा प्रॉपर सबसेट सुपर की है, मतलब तेरे से छोटा वाला भी कोई सुपर की है, तो तू किस बात की कैंडिडेट बनने चली, चल हट इधर से। फिर इसके बाद आती है, फिर डेफिनेशन बोलती है कैंडिडेट की इज अ सुपर की, बोली हाँ तू सुपर की है, बट whose no proper subset is a super की, बोलती तेरा प्रॉपर सबसेट जब खुद सुपर की है तो तू किस बात की कैंडिडेट की, तू होगी सुपर की, तू कैंडिडेट की नहीं है। इसके पास आती कहती कैंडिडेट की, ये देखो मैं क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा तो वहां यूज होगा, कैंडिडेट की इज अ सुपर की, बोली हाँ तू सुपर की है, बट तू कैंडिडेट की नहीं हो सकती, बिकॉज तेरा प्रॉपर सबसेट, अब सबसेट सुपर सेट की बात नहीं हो रही है, सबसेट की बात हो रही है, वो भी प्रॉपर की, तेरा प्रॉपर सबसेट सुपर की है तो तू कैंडिडेट की नहीं है। क्या तेरा प्रॉपर सबसेट है? नहीं, तो तू है, तू जीत गई। बोलो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, चैलेंज के साथ नहीं हो सकता। इतनी डेफिनेशन दे दी आपको, इससे बेहतर और क्या होगा? तो कैंडिडेट की इज अ सुपर की हुज नो प्रॉपर सबसेट इज अ सुपर की। बोलो भाई समझ में आ रहा है आप लोगों को? रिप्लाई करो भाई। अभी तक तो हम लोग कैंडिडेट की में ही भिड़े पड़े हैं भाई, समझ में आ रहा है? जल्दी 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 रिप्लाई करेंगे आप लोग, ठीक है जी? चले भाई, याद रखेंगे, ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब बताएं आज तक, अभी तक, अब ये रिप्लाई करें, अभी तक जितना पढ़ाया कैसा समझ में आ गया आप लोगों को? सब लोग रिप्लाई कर दो भाई एक बार,
कैसा समझ में आ गया अभी तक जो भी पढ़ा है? बढ़िया आ गया, चलो भाई। जो भी डेफिनेशन दी आप लोगों को, वो आप लोगों को मैंने दे दी। मैंने कहा लाइफ टाइम के लिए ले जाओ इसको, इंटरव्यू के लिए भी तैयारी कर लो इसको। क्यों इंटरव्यू के लिए इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप इसको ध्यान पे रखेंगे जब हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। और नॉर्मलाइजेशन को क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, वो सारी चीजें हमने कर ली। चलते हैं पहले को, आपको क्या पता होना चाहिए कैंडिडेट की निकालने के लिए आपको, इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाला। क्लोजर पता होना चाहिए। क्लोजर क्या होता है ध्यान से देखें, देख ले ध्यान से। अब छोड़े, क्लोजर क्या होता है देखिए भाई, पी क्यू एस का क्लोजर। तो पी क्यू एस का क्लोजर को ऐसे प्लस साइन से लिखते हैं। और पी क्यू एस के क्लोजर, अगर भैया सिंपल से, मैं क्लास में गया और मैंने देखा वहां क्लास में जोया और लरैब बैठे हुए थे। मैंने कहा अरे जोया, मैं इतनी दूर से आ गया, कान लखनऊ से आ गया, गाजियाबाद से आ गया, दिल्ली से आ गया, बाकी लोग कहाँ हैं? तो जोया और लरैब बोली सर पता नहीं, बाहर होंगे। मैंने कहा जाओ उनको लेके आओ। अब तुम समझो क्लोजर का मतलब, पहले तो मैं सब कुछ हिंदी में समझाता हूँ, मैं ऐसे ही समझाता हूँ मैं। तो भाई जब जोया और लरैब, तो मैंने पकड़ लिया ना इनको, मैंने देख लिया कि ये क्लास में थी। अब इनको जब मैंने बाहर भेजा तो मेरी पूरी उम्मीद है कि ये वापस आएंगे ही आएंगे। ऑब्वियस इनको पर अगर ये तो भैया ये आएंगे, खत्म करो, ये आएंगे आएंगे। तो जोया और लरैब के क्लोजर में जोया और लरैब तो पक्का ही आएंगे आएंगे, ये तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इनको। अब जोया जिसको जिसको जानती है उसको पकड़ के, जोया जोया जानती है क्या नाम है यार, कशिश को ले आई। लरैब लरैब जानती है मान लो उज्जवल को, उज्जवल को उसने बुला लिया। अब कशिश किसी और को जानती है, उसने उसको बुला लिया। इस तरीके से क्लास भर जाएगी या नहीं भर जाएगी, या जितने भी भरने होंगे भर जाएंगे या नहीं? रिप्लाई करो भाई। इसी को बोलते हैं क्लोजर। इसी को क्या बोलते हैं? क्लोजर। इसी को बोलते हैं क्लोजर। इसी को बोलते हैं क्लोजर। बस हो गया। तो बस हो गया, ऐसे समझ लिया, हो गया यार, देखो ऐसे। तो भैया पीक्यूएस के क्लोजर में पीक्यूएस तो आएगा ही आएगा ना भाई, समझ लो ये वो बंदे हैं जिनको मैंने पकड़ लिया था। अब आओ जल्दी आओ। अब हर इसको बोलते हैं एफडी, फंक्शनल डिपेंडेंसी। पीक्यू से क्या डिटरमाइन हो रहा है? आर। क्यूएस से क्या डिटरमाइन हो रहा है? टीयू। इसको बोलते हैं डिटरमाइन हो रहा है। जैसे हम लोग रोल नंबर से क्या डिटरमाइन करते हैं? नेम। तो इसको ऐसे याद रखो कि रोल नंबर क्या डिटरमाइन करता है? नेम, या नाम रोल नंबर पे डिपेंड करता है, ये ऐसे याद रखो। तो पीक्यू से आर, तो क्या यहाँ पे पूरा पीक्यू है? हाँ जी पूरा ये पूरा होना चाहिए पूरा। क्या यहाँ पे पूरा पीक्यू? हाँ पूरा पीक्यू है, तो आर लिख लो ना भाई। पीक्यू दोनों मिलके आर को जानते थे, उन्होंने बोला चल भाई सर खड़े हैं क्लास में, आजा क्लास में, आ गया। अब देखो क्या यहाँ पे क्यूएस है? हाँ यहाँ पे क्यूएस है, तो टीयू को बोला अंदर आना भाई, सर खड़े हैं बुला रहे हैं, तो टीयू भी आ गया। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। उसके बाद देखो, अब देखो ध्यान से, अब आई बात पीएस की बारी। देखो पीएस, क्या पीएस है यहाँ पे? हाँ पी भी है और एस भी है। तो पीएस ने बोला भाई वीडब्ल्यू अंदर आ जा भाई, सर खड़े हैं जल्दी, अब बहुत डांटेंगे। उसके बाद पी, क्या पी है यहाँ पे? हाँ पी है यहाँ पे। तो पी ने किसको डिटरमाइन कर दिया? एक्स। तो पीक्यूएस के क्लोजर में आंसर क्या आ गया? PQRSTUVWX। रिप्लाई करो भाई सब लोग। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन स्कीमा अलोंग विद देयर फंक्शनल डिपेंडेंसी। देखिए ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, अब सब लोग ध्यान से सुनते चलेंगे, ठीक है? आर यू ऑल रेडी? रिप्लाई करो। आर यू ऑल रेडी टू लिसन कैंडिडेट की जिंदगी में कोई क्वेश्चन अगर गलत कर दिया तो उस दिन से मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। रिप्लाई कर रहा हूं मैं आपको, पक्का बता रहा हूं। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया आज के बाद, तो देखिए मेरी बातों को बस ध्यान से सुनिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई गलत करेगा ही नहीं आज के बाद, लाइफ टाइम नहीं गलत करना। ध्यान से सुनना, जो भगवान का कंसेप्ट मैं ला रहा हूं आपके लिए। सबसे पहले क्या है? एरो डायग्राम बनाए। ए से बी एरो डायग्राम बनाया, बी से सी एरो डायग्राम बनाया, सी से ए एरो डायग्राम बनाया, ठीक है? तो ये 3 एरो डायग्राम बन गए, ये 3 एरो डायग्राम बन गए। अब आप खुद बताएं किसमें एरो नहीं आ रहा, किसमें एरो नहीं आ रहा? कौन कौन से वो एट्रीब्यूट है जिनमें एरो नहीं आ रहा? कौन कौन से? डी और ई में एरो नहीं आ रहा। अब डी और ई जो थे वो रो रहे थे, डी और ई रोने लग गए। ध्यान से सुनना, सुनो चलो। तो डी और ई रो रहे थे, तो रो रहे थे, भगवान आ गए। भगवान आए, बोले क्या हो गया? तो डी बोलते हैं कि सर हमें तो कोई डिटरमाइन ही नहीं कर रहा, हमारी तो इस दुनिया में कोई वैल्यू ही नहीं है। आप सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान की बातें याद रखना। अब डी और ई रो रहे थे, बोले कि सर हमारी तो इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, हमें कोई डिटरमाइन ही नहीं कर रहा है। तो भगवान ने बोला जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। ये आशीर्वाद कैंडिडेट की को मिला हुआ है। तो भगवान ने बोला जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। भगवान ने एक बात बोल दी कि भाई मेरे को ये तो नहीं पता कि कैंडिडेट की क्या होगी। डी और ई से बोला कि मेरे को ये तो नहीं पता कि कैंडिडेट की क्या होगी, लेकिन जो भी कैंडिडेट की होगी उसमें तुम जरूर होगे। भगवान ने क्या बोला कि मुझे ये तो नहीं पता कि कैंडिडेट की क्या होगी इस टेबल की, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को लेते हुए मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये मेरा आशीर्वाद तुम दोनों को आज के बाद मिल गया कि इस दुनिया में, इस टेबल में जो भी कैंडिडेट की बनेगी उसमें डी और ई जरूर होंगे। बोलो ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? रिप्लाई करो, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है?
बस इतना रिप्लाई करना, आंसर रिप्लाई नहीं किया, आप सुनते चलो। भगवान ने जब आशीर्वाद दे दिया डी और की, तो डी और ई को थोड़ा घमंड आ गया अपने ऊपर। तो डी और ई ने कहा चल भाई, जब भगवान ने इतना ही आशीर्वाद दे दिया है तो चलो खुद अपना ही क्लोजर निकाल लेते हैं। तो डी और ई ने अपना क्लोजर निकाला, तो डी के क्लोजर में डी आ गया। अब आओ, क्या यहाँ पे ए है? नहीं। क्या यहाँ पे बी है? नहीं। क्या यहाँ पे चेक करते हैं, क्या यहाँ पे ए है? नहीं। क्या यहाँ पे बी है? नहीं। क्या यहाँ पे सी है? नहीं। तो डी का जब क्लोजर मैंने निकाला तो सिर्फ डी आया। और कैंडिडेट की क्या होता है? या प्राइम मिनिस्टर। ये देखो भाई भारत का नक्शा, देखो भारत का नक्शा, ये हमारे हिंदुस्तान, हमारे राष्ट्र, हमारे देश का नक्शा है। और ये हमारे देश का जो नक्शा है वो आप ध्यान से देखें। कैसा लगा नक्शा? अगर मैं बात करूं प्राइम मिनिस्टर की, देखें ध्यान से समझिए, प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो वो यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर हर उस हिस्से के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो यहाँ के व्यक्तियों को नहीं बोल सकते भाई मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, यहाँ के व्यक्तियों को नहीं बोल सकते तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, यहाँ के व्यक्तियों को नहीं बोल सकते। और यहाँ के मतलब हिंदुस्तान के कोने कोने के लिए जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर डीई का मैं क्लोजर निकाल रहा हूं, वो इतना स्वार्थी सिर्फ अपने आप को ही डिटरमाइन कर रहा है, तो किस बात का कैंडिडेट की, किस बात का तू प्राइम बनेगा? तो डीई कैंडिडेट की नहीं होगा। तो अगर हम किसी चीज का क्लोजर निकाल रहे हैं और निकालने के बाद अगर वो सबको डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है तो वो किस बात का कैंडिडेट की? ऐसा थोड़ी होगा। वो कोई योगी आदित्यनाथ थोड़ी है कि योगी आदित्यनाथ बोले कि भाई मैं तो बस सिर्फ यूपी के लोगों का ध्यान रखूंगा। बिल्कुल गलत बात है ये। वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, कैंडिडेट क्या है? प्राइम मिनिस्टर पद के लिए बनने जा रहे हैं। तो डी को घमंड आया तो घमंड तोड़ दिया भगवान ने, बोला कि तुमको मैंने आशीर्वाद तो दिया लेकिन घमंड मत करो। तो डी ने बोला ठीक है भगवान, अब मैं दूसरों के कॉम्बिनेशन बनाता हूं। तो अब क्या क्या कॉम्बिनेशन बने? तो डी तो आएगा ही आएगा, ये तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था। तो एक एडीई हो गया, एक बीडीई हो गया और एक सीडीई हो गया। ध्यान से देखेंगे अब आप लोग। अब हम इनका क्लोजर निकालेंगे, इनके क्लोजर, इनके कॉम्बिनेशन का। तो एडीई के क्लोजर में एडीई तो आएगा ही आएगा, ये मैं पहले ही समझा चुका हूं। क्या ए है यहाँ पे? हाँ ए है, तो बी लिख लो ना, लिख लिया। क्या बी है यहाँ पे? हाँ है, तो सी लिख लो ना, लिख लिया। और कुछ करने की जरूरत नहीं, दो ही एफडी से इसने सबको डिटरमाइन कर लिया। ए बी सी डी ई पूरे टेबल को डिटरमाइन कर दिया। मैंने कहा वाह मेरे लाल, तू कैंडिडेट की है क्योंकि तेरे में ताकत है पूरे देश को डिटरमाइन करने की, टेबल के सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करने की। तो तू, अगर हम किसी भी एट्रीब्यूट का क्लोजर निकाल रहे हैं और उसमें टेबल के सारे एट्रीब्यूट आ जाते हैं तो उसका मतलब वो कैंडिडेट की है। अगर नहीं समझ में आया तो देखो बीडीई का क्लोजर निकालते हैं। तो बीडीई के क्लोजर में बीडीई तो आएगा ही आएगा। अब देखो क्या ए है यहाँ पे? नहीं, ए नहीं है यहाँ पे। क्या बी? हाँ बी है, तो बी से सी लिख लो, तो सी लिख लिया। क्या सी है यहाँ पे? हाँ सी है, तो ए लिख लो ना, ए लिख लिया। तो बी डी सी ई ए सारे एट्रीब्यूट आ गए। तो मैंने इसको भी कहा वाह बेटे वाह, तू भी कैंडिडेट की है। अभी भी नहीं समझ में आया? आओ चलो सीडीई समझते हैं। तो सीडीई के क्लोजर में सीडीई तो आएगा ही आएगा। अच्छा अब आओ, क्या ए है यहाँ पे? नहीं, ए नहीं है यहाँ पे। बी है यहाँ पे? नहीं, बी भी नहीं है यहाँ पे। क्या सी है यहाँ पे? हाँ सी है, तो सी से ए लिख लो ना, तो ए लिख लिया, इसका काम खत्म। अब ऊपर आए, क्या ए आ गया? हाँ ए आ गया, तो बी लिख लो ना। जैसे बी डाला इसने भी सबको डिटरमाइन कर लिया। तो कितने हो गए? कौन से हो गए कैंडिडेट की? रिप्लाई करो, आंसर करो। रिप्लाई फिर वही भगवान को लेके चलते हैं और देखते हैं। ए बी सी डी और ई। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी डी, एक एफडी है ए बी से सी डी, एक अब एफडी देखो ए बी से सी डी, ए बी से सी डी एरो बना लिया। एक है डी से ए, डी से ए, एक एरो ये बना लिया। बीसी से डीई, बीसी दोनों मिलके डीई को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो बना लो डीई। ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जिसे कोई भी डिटरमाइन नहीं कर रहा? वो जो रो रहा था, कौन सा एट्रीब्यूट रो रहा है? कौन सा एट्रीब्यूट? बी। बस हो गया, बस खत्म, आप कोई कुछ नहीं बोलेगा। बी, बी रो रहा था। अब बी रो रहा था, तो बी रो रहा था, तो बी भगवान आए, बोले बी से क्यों रो रहे हो? कह रहा सर मुझे कोई इस बैरी दुनिया में सर मुझे किसी का सहारा ना मिला। गैर तो गैर है सर, अपनों का भी सहारा ना मिला। तो भगवान ने बोला क्या गाना गाया तुमने? बोला यार बहुत बढ़िया यार, गाना तुम अच्छा गाते हो। तो भगवान ने बोला कि भाई देखो, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम कैंडिडेट की होगे या नहीं, लेकिन ये मेरा आशीर्वाद है कि जितने भी कैंडिडेट की होंगे उसमें बी जरूर होगा। तो ये बात तो पक्की हो गई। तो बी खुश हो गया। अब लेकिन बी में घमंड आ गया, तो बी ने कहा चलो पहले मैं अपना ही क्लोजर निकाल लेता हूं। तो बी के क्लोजर में बी तो आएगा ही आएगा। अब एफ डी देखो, क्या यहाँ पे बी है? नहीं, पूरा ए बी है। क्या यहाँ पे बी है? नहीं, पूरा डी है। डी है यहाँ पे। क्या यहाँ पे बी है? नहीं नहीं, तो कुछ नहीं। बी के क्लोजर में बी आया तो बी का घमंड टूट गया, इसका घमंड टूट गया। इससे ये पता चल गया कि ये अकेले कुछ नहीं कर सकता। अब इसको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन बी के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, एक ए बी, एक बनेगा या ऐसे ले लो बी ए, एक बने बी भी नहीं होता कोई कॉम्बिनेशन, बी बी बी,
ठीक है, बीबी आप लोग समझ सकते हैं। फिर बीसी होगा, एक बीडी होगा और एक बीई होगा। पहले रिप्लाई करें भाई, यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सब लोग रिप्लाई करें भाई, सब लोग रिप्लाई करें भाई, यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये कॉम्बिनेशन होंगे। चलो भाई अब चलो, तो बी ए का क्लोजर निकालते। भाई रुक जाओ 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 रुक जाओ। अब देखो बी ए का क्लोजर, तो बी ए के क्लोजर में बी ए तो आएगा ही आएगा, आ गया। चलो अब आओ, क्या यहाँ पे बी ए, हाँ बी ए भी बात एक ही है, क्या बी ए है? हाँ बी ए भी बात एक ही, हाँ है, तो सी डी लिखो ना, तो सी डी लिख लिया। चलो इसका इसका काम हो गया, इसको टिक कर लिया। क्या यहाँ पे डी है? हाँ डी है, तो ए लिखो, ए ऑलरेडी है, क्या करेंगे दोबारा लिख के, तेरा भी काम खत्म भाई। तेरा इसको भी टिक कर लिया भाई, तेरा भी। क्या यहाँ पे बीसी है? हाँ यहाँ पे बीसी है, बी और सी दोनों है, तो डीई लिखो ना, डी ऑलरेडी है, ई एक बार लिख लिया। तो ए बी सी डी ई सारे के सारे एट्रीब्यूट आ गए, इसको मैंने बधाई दी, मैंने कहा बी ए तू कैंडिडेट किया है। रिप्लाई करो, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? रिप्लाई करो, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? रिप्लाई करो जल्दी, फटाफट 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 फटाफट। तो बी को मैंने बधाई दी, बी ए को मैंने कहा भाई तू बन गया कैंडिडेट किया। अब सुनना ध्यान से, मेरा नाम पारुल कुंद्रा है, मैं चीख के बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब बीसी की बारी आई, अब देखो बीसी की बारी आई, तो बीसी का क्लोजर में बीसी तो आएगा ही आएगा ही आएगा। चलो अब इसको मिटा देते फिर से। क्या यहाँ पे बीसी है? नहीं, पूरा ए बी है। क्या यहाँ पे डी है? नहीं, या तो बीसी है, मतलब डी नहीं है इसके अंदर। क्या यहाँ, हाँ बीसी है, तो बीसी है तो डीई लिखो ना यार, तो डीई लिखा और इसको टिक कर लिया। मैंने कहा भाई तेरा काम खत्म, तेरे पास दोबारा नहीं आऊंगा। क्या यहाँ पे ए बी आ गया? नहीं, ए बी यहाँ पे नहीं आया। क्या यहाँ पे डी आ गया? हाँ डी आ गया, तो ए लिखो ना यार, तो ए लिख लिया। तो ए बी सी डी ई सारे आ गए, तो इसको भी मैंने बधाई दी, मैंने कहा भाई तू भी कैंडिडेट की बन गया। रिप्लाई करो भाई सब लोग, यस से कि समझ में आ गया, तो रिप्लाई करो सब लोग फटाफट फटाफट। हाथ आपके लैपटॉप में या कीबोर्ड पे होना चाहिए, फटाक से रिप्लाई करेंगे सारे, काउंट कर रहा हूं मैं, सारे मैं काउंट कर रहा हूं। चलो भाई ये हो गया। अब आती है बात बीडी की बारी आती है। बीडी, बीडी तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो, नाले के बगल में खड़े होके। ठीक है, अब बीडी की बारी आती है, बीडी की। तो बीडी की बारी आती है, इसको फिर से मिटा दिया। बीडी के क्लोजर में बीडी तो आएगा ही आएगा, तो बीडी के क्लोजर में बीडी आया। क्या यहाँ पे बीडी है? मतलब ए बी है? नहीं। क्या यहाँ पे डी है? हाँ डी है, तो ए लिखो ना यार, ए लिख लिया, ए लिख लिया, तो डी लिखा, तो डी से ए आ गया, आ गया, तो इसका काम खत्म। क्या यहाँ पे बीसी है? नहीं बीसी नहीं है, तो अभी नहीं। फिर वापस पलट के देखो, फिर वापस गए। क्या ए बी अब आ चुका? हाँ ए बी आ चुका है, तो सी डी लिखो ना यार, तो डी ऑलरेडी है, तो सी लिख लिया, तो इसका भी काम खत्म। यहाँ पे आओ, क्या बीसी आ गया? हाँ बीसी आ गया। डीई लिखो ना यार, डीई हो चुका है, डी ऑलरेडी है, बस ई बाकी है, तो ई लिख लो, तो ये भी कैंडिडेट की बन गया। तो बीडी 3 कैंडिडेट की बन चुके हैं, इसका मतलब अभी तक आप सब गलत हैं। ठीक है, अब आओ, अब आती है बात बीई की बारी। तो बीई के क्लोजर में बीई तो आएगा ही आएगा। चलो, क्या यहाँ पे बीई है? नहीं, ए बी है। क्या यहाँ पे बीई है? नहीं, यहाँ पे डी है। क्या यहाँ पे बीई है? नहीं। अब जितनी बार घूमना है घूमते रहो, पूरा टाइम इसी क्वेश्चन में लगा दो। बीई के क्लोजर में सिर्फ बीई आएगा, फर्स्ट एनएफ, फिर होता है सेकंड एनएफ, फिर होता है थर्ड एनएफ, और फिर होता है बीसी एनएफ, नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट एनएफ 1 नॉर्मल फॉर्म, 2 नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और बॉय स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट एनएफ क्या कहता है, सुने आप लोग। फर्स्ट एनएफ कहता है कि अगर एक टेबल है, ध्यान से देखिएगा आप, जिन लोग ईसी वाले वो ध्यान से सुनिएगा। अभी क्या है, आतिक बहुत रईस आदमी है, ये कानपुर का सबसे रिच आदमी है, ये इसका रोल नंबर, ये इसका नेम, और ये है मोबाइल नंबर। आतिक कानपुर का सबसे रिच आदमी है, तो यहाँ पे इससे रोल नंबर पूछेगा, नाम, इससे जैसे मोबाइल नंबर पूछेगा, इसने 10 मोबाइल नंबर बता दिए। सर 931, सर 965, न 982, सर ऐसे। तो अब एक ही डब्बे के अंदर अगर हम क्वामा लगा लगा के लिखेंगे, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है भाई ऐसा नहीं चलेगा। अब आप लोग इंटरव्यू के लिए भी याद सुन ले बात। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है भाई ऐसा नहीं चलेगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट, मतलब कॉलम, डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक। ये डेफिनेशन है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है किसी भी एट्रीब्यूट का जो डोमेन है ये एटॉमिक होना चाहिए। अगर बहुत सारे मोबाइल नंबर है तो बना दो ना अलग अलग कॉलम, मोबाइल 1, मोबाइल 2, मोबाइल 3। ऐसा होता है ना, जब आप लोग कॉलेज में जाते हो, आपके पास बहुत सारे मोबाइल होते हैं, हर बच्चे के पास 3 मोबाइल नंबर होते हैं। कैसे कैसे? एक उसका मोबाइल, एक उसके फादर का मोबाइल, और एक उसके मदर का मोबाइल होता है ना। तो पूछते ना पेरेंट का मोबाइल नंबर दीजिए, तो उन लोग क्या करते हैं, एक ही डब्बे में सब कुछ दूसरे देते हैं या अलग अलग कॉलम क्रिएट करते हैं? रिप्लाई करो भाई सब लोग, अलग अलग कॉलम क्रिएट करते हैं या एक ही डब्बे में सब कुछ डाल देते हैं? रिप्लाई करो, रिप्लाई करो। अलग अलग कॉलम क्रिएट करते हैं, तो 10 अलग अलग कॉलम उनको कौन बताता है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। कौन बताता है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है एक डब्बे, जैसे आतिक मान लो एक एक ये भी होता, मान लो एक ये भी होता, सपोज करो एक ये भी होता, एक कॉलम ये भी होता, एड्रेस या सिटी, कि कौन सी सिटी में तुम रहते हो। आतिक बहुत रईस है, बहुत रईस, ये कह रहा है सर गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, इटावा, तो ये सब नहीं चलेगा।
ये सब नहीं चलेगा। एक एक में, एक डब्बे में एक ही सिटी। तो डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक। बताओ, रिप्लाई करो। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म समझ में आ गया? क्योंकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको नॉर्मल फॉर्म क्लियर होना चाहिए। यस यस यस। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आज के बाद दिमाग कोई भी दुनिया में पूछ ले आपसे कि भाई फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, तो एक बात याद रखिए, एक डब्बे में एक वैल्यू, मतलब डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक। डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक। डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक। ये याद हो गया? याद हो गया। अब ईसी वाले रिप्लाई करें सारे लोग। ईसी वाले समझ में आ गया? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म समझ में आ गया? ठीक है जी, ईसी वाले बहुत बढ़िया। अब आओ सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ध्यान से देखें भाई आप लोग। सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म देखें भाई ध्यान से। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है ये देखें। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहता है, इसको ध्यान से सुनना है, इसको बहुत ध्यान से सुनना है, अब आपको समझना है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है? कहता है अगर कोई डिपेंडेंसी, ध्यान से देखिए, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग खुद बोलेंगे हाँ सर आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया। सेकंड नॉर्मल फॉर्म फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी पे। पूर्णता एक है रोल। देखो एक बार क्या होता है, एक वैभव नाम का लड़का जो निहायत ही नालायक है, वैभव नाम का लड़का कोई होगा, होगा अपने घर का होगा, मुझे क्या पता। ये वैभव नाम का लड़का है, मैं आपको बताता हूँ वैभव नाम का लड़का है। इसको देखिए ध्यान से, ये वैभव नाम का लड़का है, ये और इसके ये वैभव नाम का लड़का है, ठीक है, एंटीने निकले हुए हैं। ये आता है मेरे पास, कहता है हेलो सर, कॉलर खड़े करके। तो मैं आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं शायद ये डिस्कस कर चुका हूँ CS वालों से। मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं बैठा हुआ था, तो वैभव आता है, तो बोलता है हेलो सर। मैंने बोला हेलो। तो बोलता है सर मेरे मार्क्स बता दीजिए। मैं इसको एक थप्पड़ मारता हूँ। मैंने कहा तुम कहीं के 30 मार्क खाओ, तुम मैं शक्ल देख के मैं तुम्हारे मार्क्स बताऊं? चलो बताओ रोल नंबर क्या है। तो पहला क्वेश्चन मेरे से होगा भाई रोल नंबर बताओ। तो इसने मुझे रोल नंबर बताया, फिर मैंने इसको एक थप्पड़ मारा। मैंने बोला रोल नंबर और किस सब्जेक्ट की चाहिए? मैं तो तुम्हें 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ ना भाई। रोल नंबर के आगे मैंने इसको बोला भाई तुम्हारे मार्क्स है 23, 30 में से बता रहा हूँ 25 और 28। तो भाई अब ये 3 आ गए ना, तो मुझे क्या पता इसको कौन से मार्क्स पूछने थे। तो फिर इसने मुझे सब्जेक्ट आईडी बताई कि सर EC501 के। तो अब ये दोनों मिलके किसको डिटरमाइन कर रहे हैं? मार्क्स को। रिप्लाई करो, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? रिप्लाई करो कि मार्क्स पूरी तरीके से इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अगर इसमें से हम एक भी निकाल देंगे तो फिर मार्क्स नहीं बता पाएंगे। आप लोग ये बात से इत्तेफाक रखते हैं, चाहे कोई भी हो, ये कोई भी हो, आप चाहे ईसी वाले हो, इस बात से इत्तेफाक तो रखते हैं ना आप लोग? इस बात से इत्तेफाक तो रखते हैं। अगर इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, इसी को वैभव, आई एम सो सॉरी फॉर मेकिंग यू सो ब्यूटीफुल। अब मैं वैभव को थोड़ा सा प्यारा सा बना देता हूँ। वो ये हो गया वैभव, ये हो गया प्यारा सा वैभव, ठीक है। अब ये वैभव, अब जो वैभव खुश हो गया, तो वैभव को मैंने समझाया कि वैभव ये जो है इसे बोलते हैं फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो व्हाट इज फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी? एक डिपेंडेंसी को हम फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी तब कहेंगे कि अगर हम एक्स में से कुछ निकाल दें तो फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड नहीं करेगी। बोले ये बात समझ में आ गई? फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट, तुम हो तो हूं मैं, तुम नहीं तो मैं नहीं, भगवान, ठीक है। तुम हो तो मैं हूं, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। और जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म होता है वो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी पे बेस्ड होता है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी पे बेस्ड होता है कि अगर कोई की, ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनना, इधर सुनो, ध्यान से सुनना जो अब मैं समझाने जा रहा हूं। और अगर आपने इसको सुन लिया तो जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ध्यान से सुनना। तो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्या मतलब है, आप ध्यान से सुनो। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब यह है कि अगर एक टेबल की एक की है ABC, एक टेबल की एक की है ABC, ध्यान से सुनिएगा। तो इस ABC को यहां टिक कर लीजिए, आप पहले, सबसे पहले टिक कर लीजिए ताकि आपको थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी क्लियर हो जाए। तो इस ABC को बोलते हैं प्राइम एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं? प्राइम एट्रीब्यूट। जो की का हिस्सा है, चांद का टुकड़ा टाइप्स, तो जो की का हिस्सा है उन्हें बोलते हैं की एट्रीब्यूट या प्राइम एट्रीब्यूट। और जो की का हिस्सा नहीं है उन्हें बोलते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? रिप्लाई करें। जो की का हिस्सा है, अगर मान लो ये टेबल है, इसकी की ABC निकल के आती है, तो जो की का हिस्सा उसे बोलते हैं प्राइम एट्रीब्यूट, और जो की का हिस्सा नहीं है उसे बोलते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ताकि आप लोगों को ये चीज भी क्लियर हो जाए कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से सुनो जो मैं आप समझाने आ रहा हूं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। ये देखो, सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है? कह रहा है अगर ABC कोई की है, ध्यान से देखना, अगर ABC कोई की है और ABC मान लो D को डिटरमाइन कर रही है, अगर AB डिटरमाइन कर रही है, अब मान लो AB एक की है और वो D को डिटरमाइन कर रही है, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म बोलता है कि किसी को नेता बनने की फिर जरूरत नहीं है। कि ऐसा ना हो कि A अकेले किसी F को डिटरमाइन कर ले और B अकेला किसी E को डिटरमाइन कर ले, मतलब नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर ले। ये नॉन प्राइम है ना। तो अगर AB मिलकर किसी नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो जहां पे भी
डिटरमाइन होगा वो ए बी दोनों मिलके ही करेंगे, अकेले अकेले कोई नहीं करेगा, नेता कोई नहीं बनेगा। मतलब इन अदर वर्ड्स 2NF कहता है कि नहीं टूटनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहता है कि नहीं टूटनी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ए बी मिलके किसी को डिटरमाइन कर रहे हैं तो जितनी भी एफडी होगी वहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ए अकेले अपना किसी को डिटरमाइन करेगा, बी अकेले किसी को डिटरमाइन करेगा। हाँ, अगर ए के साथ कोई और आना चाहेगा बी के साथ, बी ए के साथ कोई और आना चाहेगा बी के अलावा, तो एक्स्ट्रा मिलके कर सकते हैं, लेकिन ए अकेला नहीं करेगा। ए अकेला नहीं करेगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये मोटी बात जो मैं बता रहा हूं, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मतलब मैं कहने की बात है कि आतिक और देवशीष दोनों मिलकर क्लास के कोऑर्डिनेटर हैं और इनकी रजामंदी से ही मैं, इन दोनों की रजामंदी से ही मैं किसी तीसरे बंदे को क्लास में एंट्री देता हूं। तो ऐसा नहीं होगा कि देवशीष मेरे पास अलग से आगे बोलेगा सर इसको अंदर बोलेगा, या आतिक अलग से आगे उसको बोलेगा। हाँ, आतिक हो सकता है कि जोया के साथ आ जाए और ये बोल सकता है कि सर इसको एंट्री दे देते हैं, या देवशीष किसी और के साथ आ जाए तो हो सकता है, लेकिन अकेले वो नहीं बोलेगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? रिप्लाई करो, इतना इजी बता दिया, अब बोलो समझ में आ रही है नहीं आ रही? प्लीज रिप्लाई करो, ठीक है? तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म इसे बोलते हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। क्लियर है? चलो 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 चलो, सेकंड नॉर्मल फॉर्म समझ में आता है आप लोगों को, ठीक है? तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्लियर होता है आप लोगों को, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्लियर होता है, ठीक है? तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में मैं यहाँ फिर लिख दे रहा हूँ, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ध्यान रखना कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी बेस्ड होता है। और वो वाला एग्जांपल याद रखना उसका, आतिक और देवशीष का। आतिक और देवशीष, आतिक और देवशीष अगर मिलके किसी नॉन, तो इस समय आतिक और देवशीष क्या हो गए? की एट्रीब्यूट हो गए ना, और बाकी आपकी क्लास में क्या हो गए? नॉन की हो गए, वो कोऑर्डिनेटर नहीं है। तो अब आशीष और देवशीष अकेले किसी को नहीं करेंगे, अगर जब भी करेंगे दोनों मिलकर करेंगे, या आतिक किसी और के साथ ऐड होकर कर सकता है, अकेले नहीं कर सकता है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? थर्ड एनएफ, थर्ड एनएफ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड एनएफ बस इतना कहता है, ध्यान, ये बहुत इजी है। एक्स से वाई अगर एक डिपेंडेंसी है तो या तो एक्स की होगा या वाई प्राइम एट्रीब्यूट होगा। मैं ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक्स से वाई अगर एक डिपेंडेंसी है तो या तो एक्स की होगा या तो वाई प्राइम एट्रीब्यूट होगा। अभी ध्यान से देखिए, मैं बोल रहा हूं, ये ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला इस टेबल की एट्रीब्यूट की ए बी है, इस टेबल का मैंने की निकाला, ए बी आया, सपोज करो ए बी आया, ध्यान से देखना। तो ए और बी प्राइम एट्रीब्यूट हो गए, और ये सारे क्या हो गए? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। मैं प्राइम के आगे पी लिख दे रहा हूं, प्राइम मतलब क्रिया एट्रीब्यूट, और ये सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गए। तो क्या होता है डिपेंडेंसी? तो क्या बोलता है, अगर मैंने लिखा ए बी टू सी, फिर मैंने लिखा ए बी टू डी, फिर मैंने लिखा, ध्यान से देखा, फिर मैंने लिखा डी, फिर मैंने लिखा ई टू ए, तो ये तीनों के तीनों थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। क्यों? या तो ये की होना चाहिए, हाँ की है, या तो ये की होना चाहिए, यहाँ तो क्या ये की है? नहीं, तो फिर इस पे आ जाओ, क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट? हाँ ये प्राइम एट्रीब्यूट है। तो इसलिए ये तीनों एफडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अगर मैं एक चीज ये लिख रहा हूं, अगर मैंने लिखा डी से एफ, बताओ ये किस नॉर्मल फॉर्म में है? ये क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में? बस इतना बता दो, क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में? रिप्लाई करो, रिप्लाई करो, क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है? रिप्लाई करो। डी से एफ, डी से एफ, डी से एफ की बात कर रहा हूं, डी से एफ नहीं है। कहां से यार? डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है या तो ये की हो, क्या डी की है? नहीं, की तो ए भी है ना। या तो ये प्राइम एट्रीब्यूट हो, क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट है एफ? नहीं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। प्लीज आप लोगों को बेसिक क्लियर करने की जरूरत है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। रिप्लाई करें, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? प्लीज रिप्लाई करें। क्या कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? रिप्लाई करें प्लीज, ये बात समझाएं। यस, गुड गुड गुड। बस खत्म, अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब खत्म होने वाला है, खत्म। और जो ये होता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये होता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो मैं लिख दे रहा हूं कि एक्स से वाई अगर एक डिपेंडेंसी है, या तो ये की हो की, या ये प्राइम एट्रीब्यूट हो, मतलब की का हिस्सा हो। और ध्यान से देखिए, अब बीसीएनएफ की बात कर रहा हूं, बीसीएनएफ की। तो एक्स से वाई अगर एक डिपेंडेंसी है तो ये बहुत स्ट्रिक्ट है। बोला ये लफड़ा फड़ा नहीं, और वाला नहीं, बस तुम्हें की होना चाहिए, बस तुम्हें की होना चाहिए। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ इनमें से कौन बीसीएनएफ में है? रिप्लाई करो, देखिए कौन बताता है जल्दी। बीसीएनएफ बहुत स्ट्रिक्ट होता है, वो बोलता है नहीं एक्स की होना चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं, खत्म। अब रिप्लाई करो, इनमें से कौन कौन 1 2 3 मैं लिख दे रहा हूं, इसका नाम है 1, इसका नाम है 2 और 3। बताओ कौन कौन बीसीएनएफ में इसमें से? रिप्लाई करो, कौन कौन बीसीएनएफ में है? 1 2, वेरी गुड, 1 and 2, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप समझ रहे हैं भाई, क्योंकि बीसीएनएफ क्या कहता है? ये की होना चाहिए, हाँ ये की है, ये की होना चाहिए, हाँ ये की है, नहीं ये की नहीं है। थोड़ा 3NF होता तो इसको देख लेता, लेकिन वो कह रहा है ना 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 नहीं,
ये तुम BCNF में नहीं हो गए, तुम 3NF में, लेकिन तुम BCNF में नहीं हो। तो अब मैं एक लाइन लिखता हूं जिसका आंसर देने वाले को चॉकलेट मिलेगा। मैंने लिखा ऑल 3NF आर BCNF, या मैं ये लिख दूं ऑल BCNF आर 3NF। बताओ कौन सा ट्रू है, 1 ट्रू है या 2 ट्रू है? बताओ कौन सा ट्रू है? वेरी गुड, वेरी गुड। अगर कोई टेबल BCNF में है तो 100% वो 3NF में होगा। भाई देखो ना यार, अगर BCNF में है, ये दोनों BCNF में थे, हाँ थे, तो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे थे ना कि ये की होनी चाहिए, और 3NF की तो ये प्रॉपर्टी है ही ना, तो 100 सी बात है कि अगर BCNF में है तो 100% है। लेकिन 3NF में है तो हो सकता है 3NF इस वजह से हुआ हो। मान लो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये 3NF में है लेकिन ये BCNF में नहीं है। क्यों ये 3NF में है? क्योंकि ये जो है प्राइम एट्रीब्यूट है, लेकिन ये BCNF में नहीं है। तो अगर BCNF में है तो पक्का 3NF में है, और अगर 3NF में है तो ये जरूरी नहीं कि वो BC। बोलो, रिप्लाई करो, ये बात समझ में आ रही है? सब लोग रिप्लाई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ये देखो कि मैं कितना एफर्ट्स लगा रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन शुरू नहीं किया अभी तक मैंने, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझिए। तो ओवरऑल मैं अब आपको फिर से एक ओवरव्यू देने वाला हूं, फिर से ध्यान, चलो ध्यान से देखते हैं यार, देखते हैं। देखो अब ध्यान से, सबसे पहले एरो डायग्राम बनाया होगा आपने, तो एरो डायग्राम ऐसे कुछ बनाया होगा, ए से पूरा, ए सबको डिटरमाइन कर रहा है। BC किसको डिटरमाइन कर रहा है? BC। तो BC डिटरमाइन कर रहा है, BC सबको डिटरमाइन कर रहा है, इनको। ये आपने कुछ ऐसे बनाया होगा, फाइन। B किसको कर रहा है? F को। तो B कर रहा है F को, तो B कर रहा है F को। मैं यहां पे नहीं बनाऊंगा, ऊपर बनाता हूं। B कर रहा है F को, ठीक है, और D कर रहा है E को, तो D कर रहा है E को। ये ऐसे बना दिया। ये यहां तक आपने क्लियर है? आपको क्लियर है यहां तक? प्लीज रिप्लाई करो, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है आप? चलो, तो ऐसा कौन सा, भाई आगे ना क्वेश्चन आते, ऐसा कौन सा जिसे कोई डिटरमाइन नहीं कर रहा, सबको सब डिटरमाइन कर रहे हैं? तो अब क्लोजर मुझे सबका निकालना पड़ेगा, ए का भी निकालना पड़ेगा, बी का भी निकालना पड़ेगा, सी का भी निकालना पड़ेगा, डी का भी निकालना पड़ेगा, और ई का भी क्लोजर निकालना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी है। तो ए के क्लोजर में ए तो आएगा ही आएगा। अब देखो, ए से क्या आ जाएगा? BCDEF, लो पहले ही आ गया, BCDEF लो हो गया। ए कैंडिडेट की है अकेले, ए बन गया, ए कैंडिडेट की बन गया। तो क्या इसका मतलब और कोई कैंडिडेट की नहीं होगा? हो सकता है ना, और भी ए बी भी हो सकता है कैंडिडेट की। तो बी का क्लोजर निकाले, तो बी के क्लोजर में सिर्फ बी आएगा। तो क्या यहाँ पे ए है? नहीं। क्या यहाँ पे BC है? नहीं। क्या यहाँ पे बी? हाँ बी है, तो बी से एफ आ गया, तो एफ आ गया। अब यहाँ पे क्या डी है? नहीं। फिर ऊपर गए, क्या यहाँ पे ए आया? नहीं। क्या यहाँ पे BC आया? नहीं। तो हम कितना भी चलते रहेंगे, कितना भी चलते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। कितना भी चलते रहेंगे कुछ नहीं होगा, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? प्लीज, बी के क्लोजर में सिर्फ बी। कोई और कोई की बन रहा है क्या? BCDE कोई क्लोजर बन रहा है? की बन रहा है? रिप्लाई करो। देवशीष बन रहा है क्या? देवशीष नहीं बन रहा है। तो अगर नहीं बन रहा है तो अभी काम खत्म नहीं होता है। BC का जरा क्लोजर निकालो, BC का क्लोजर निकालो। मैंने आपको बताया था, BC का क्लोजर निकालो। आप जरा निकालो, सब लोग निकालो BC का क्लोजर। BC का क्लोजर निकालो। आप तो सबने बोला सिर्फ एक कैंडिडेट की है, जरा BC का क्लोजर निकालो। तो फिर कैसे इतनी जल्दी कर दिया आपने? फिर वही बात, मिनिमल मिनिमल देखते हैं ए में। AB ACD AQL में मिनिमम क्या है? ए है, ठीक है, ठीक है। BC इज मिनिमल टू, यस। मिनिमल देखते हैं, मिनिमल कहां देखते हैं? उस कॉम्बिनेशन में मिनिमल देखते हैं, उस कॉम्बिनेशन में मिनिमल देखते हैं, ठीक है, उस कॉम्बिनेशन में मिनिमल देखते हैं। सबसे पहले क्या चेक करते हैं आतिक? सबसे पहले क्या चेक करेंगे आतिक? आतिक रिप्लाई करो। BCNF मैंने क्या बताया था? आप सब लोग को याद होगा, मैंने बोला था X से Y अगर एक डिपेंडेंसी है तो ये की होना चाहिए, यही बताया था मैंने, ये की होना चाहिए। की क्या है? की क्या क्या निकली है? की निकली है या तो A और या तो निकली है BC, या तो A निकली है या तो BC निकली है। क्या ये की है? हाँ, तू तो 3NF BCNF में। क्या ये की है? हाँ ये की है, तो तू भी BCNF में। क्या ये की है? नहीं, ये की नहीं है। अगर एक टेबल BCNF में है तो उसका मतलब उसके अंदर जितने भी FD है सब BCNF को फॉलो करने चाहिए। अगर एक टेबल में 500 FD है जिसमें 499 BCNF को फॉलो कर रही है, लेकिन एक भी अगर फॉलो नहीं कर रही तो वो टेबल BCNF में नहीं है। मेरी बात एक और सुनो, क्या मैंने बोला? एक टेबल है जिसमें 500 FDs हैं, जिसमें 499 तो BCNF को फॉलो कर रही है, लेकिन अगर एक भी नहीं कर रही है तो वो टेबल BCNF में नहीं है। बोलो, ये बात समझ में आ गई आतिक? आतिक, ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? यस क्लियर। तो इस वजह से
इसकी वजह से ये टेबल जो है, इसकी वजह से ये टेबल बीसीएनएफ में नहीं है। क्यों? इसकी वजह से भी, लेकिन पहला जो मिल गया, पहला ही मिल गया, तो ये बोला है आगे क्या चेक करो, मैं खुद ही बीसीएनएफ में नहीं हूं, तो भैया तुम बीसीएनएफ में नहीं हो। अब आओ 3NF। 3NF 3NF क्या कहता था? 3NF कहता था या तो ये की हो, या तो ये की हो, या तो ये प्राइम एट्रीब्यूट हो। अब चलो की और प्राइम एट्रीब्यूट, ये प्राइम एट्रीब्यूट है, हाँ है, की का पार्ट है, ये प्राइम एट्रीब्यूट है, हाँ ये की का पार्ट है, ये प्राइम एट्रीब्यूट, हाँ बाकी सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। अब चलो क्या ये की है? हाँ की है। या तो ये की हो, या तो ये प्राइम एट्रीब्यूट हो, ऐसा बोलता है। क्या ये की है? हाँ ये की है। पहला तो दूसरे को चेक ही नहीं करेंगे, क्या ये की? हाँ ये की है। दूसरे को चेक, क्या ये की है? ना ये की नहीं है। क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट है? ना ये प्राइम एट्रीब्यूट भी नहीं है। रिप्लाई करो, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बी से एफ में ना बी की है और ना एफ प्राइम एट्रीब्यूट है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। बी से एफ में ना बी की है ना एफ प्राइम एट्रीब्यूट है, तो 3NF की दोनों ही प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही बी से एफ में। तो बी से एफ जो है, ना ही वो क्या क्या था, ना ही वो क्या था, ना ही वो नॉर्मल क्या था, ना BCNF था, और ना ही वो 3NF है। बोलो ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? रिप्लाई करो भाई, सब लोग प्लीज रिप्लाई करो कि भैया ये जो टेबल है वो 3NF में भी नहीं है। रिप्लाई करो सब लोग, सब लोग करो, कितने लोगों को समझ आ रही है। बहुत इजी इजी डेफिनेशन है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब देखो, अब ध्यान से, क्या ये टेबल 2NF में मैंने बताया था कि अगर बीसी किसी को डिटरमाइन कर रहा है तो बी अकेले नहीं करना चाहिए, सी अकेले नहीं करना चाहिए। तो ये देखो बी को देखो, ये बी को देखो अलग ही नेता बन रहा था। देखो इस वजह से ये 2NF में भी नहीं है। बोलो ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मैंने क्या बोला था? बी से सी अगर किसी को डिटरमाइन कर रहे हैं तो मैंने बोला था बी अकेले किसी को नहीं करेगा, सी अकेले किसी को नहीं करेगा। यहाँ पे बी अकेले ही नेता बने पड़े, ये किसी नॉन प्राइम को अकेले ही डिटरमाइन करने पे, ये लगे अपनी सेटिंग करने पे। क्लियर हो गया? तो ये 2NF में भी नहीं है। तो कोई टेबल अगर 2NF में भी नहीं है तो छोड़ दो, वो 1NF में होगा, तो उसका आंसर 1NF में है। तो 1NF चेक नहीं करते, 1NF में होता है बाई डिफॉल्ट। बोलो ये बात समझ में? कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई? रिप्लाई करो, मैं फिर से समझाऊंगा। जितने लोगों को ये समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझाई देता हूँ, समझो, मैं फिर से समझाई देता हूँ। इस टेबल की दो की निकल के आई, एक ए और एक BC। ठीक है, मान लो की नहीं निकालनी होती आपको, आतिक मैं ये मान के चलता हूँ की आपको दी होती है। मान लो इस टेबल में आपको समय बचाने के लिए दिया होता है, ये टेबल ऐसा दिया होता है, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस विद फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड की आर ए एंड BC। ये दिया आपको, की दे रखी है और BC की है। तो आप पूछना विच इज द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले BCNF शुरू करेंगे। BCNF क्या कहता है? एक्स से वाई अगर एक डिपेंडेंसी है तो ये की होना चाहिए एकदम स्ट्रिक्ट। तो क्या ये की है? हर एफडी को देखो, क्या हाँ ये की है क्योंकि दिया है साफ साफ। क्या ये की? हाँ ये की है, दिया है साफ साफ। क्या ये की है? ना। तो ये BCNF में नहीं है। रिप्लाई करो आप सब लोग, अब लोग दोबारा करा रहा हूं, आप सब लोग फटाफट रिप्लाई करो कि सर हाँ सर ये BCNF। सब लोग फटाफट रिप्लाई करो, सबके आने चाहिए रिप्लाई। जल्दी 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 जल्दी, गुड 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 गुड, समझ में आ गया। देखो तो ये BCNF में नहीं है, इस आगे बढ़ेंगे नहीं ना, पहले ही पता चल के नहीं है। अब 3NF चेक करते हैं। 3NF कहता है या तो ये की हो या ये प्राइम एट्रीब्यूट हो। व्हाट इज प्राइम एट्रीब्यूट? व्हाट इज चांद का टुकड़ा जो की का हिस्सा है। तो की का हिस्सा एक ए है और एक बी है और एक सी है। तो क्या बोलता है? या तो की हो या तो प्राइम। तो क्या ये की है? हाँ ये की है। क्या ये की है? हाँ ये BC की है। क्या ये की है? ना ये की नहीं है। तो 3NF कहता है अभी एक ऑप्शन और बचा है, इसको चेक करो, क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट है? ना ये प्राइम एट्रीब्यूट भी नहीं है। तो ये जो है भैया ये 3NF में भी नहीं है। रिप्लाई करो, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? रिप्लाई करो, ये 3NF में भी नहीं है। रिप्लाई करो भाई सब लोग, ये 3NF में भी नहीं है। आतिक के क्वेश्चन को मैंने आसान कर दिया, अब की नहीं निकालनी थी। ठीक है, अब आओ, अब आती है बात 2NF चेक करते हैं। 2NF में मैंने क्या बोला था? मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि अगर कोई की है, मान लो यहाँ पे साफ साफ दिया BC अगर किसी को डिटरमाइन कर रहा है मान लो X को, तो ना B अकेले किसी को करेगा ना C अकेले। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं। और देखो यहाँ पे, अब आओ ध्यान से, क्या ये की है? हाँ की है। ये पूरी तरीके से ये टूट, अब अकेला क्या तोड़ेगा भाई? अकेले आदमी को क्या तोड़ोगे? ये टूट ही नहीं रहा। ए अकेले किसी और को, भाई एक क्या ऐसा थोड़ी आधा ए, ऐसा थोड़ी होता आधा ए किसी को डिटरमाइन कर रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो अपन को ये सीखना है कि भाई ए अकेला है तो ए अकेला हो तो BCNF 2NF में है। अब देखो BC, BC BC, हाँ BC ये पूरी तरीके से डिटरमाइन कर रहा है, हाँ ये सही है। यहां पे जैसे आए आपने कहा ये देखो बी अकेले बगावत कर रहे हैं, बी अकेले ही बगावत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बी अकेले तोड़ के किसी नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो इस वजह से ये 2NF में भी रही है। बोलो ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इससे इजी नहीं समझा सकता यार, लिमिट है यार बहुत।
ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बोलता हूं, देखो ध्यान से। भगवान आए, ए बी रो रहे थे क्योंकि ए बी को कोई भी डिटरमाइन नहीं कर रहा था। भगवान ने बोला मुझे ये तो नहीं पता कि की कौन सी होगी, लेकिन तुम जरूर होगे। तो सबसे पहले ए बी में घमंड आ गया, उसने अपना इक्वेशन निकाला। तो ए बी के क्लोजन में ए बी तो आ रहा है, इधर ए बी है तो सी आ गया, सी आ गया, सी है तो डी आ गया, डी आ गया, और बी है तो ई आ गया। सारे के सारे एट्रीब्यूट आ गए आते। तो इसका मतलब ए बी सी डी ई, तो ए बी की कैंडिडेट की बन गया, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ था। तो अब कोई भी एट्रीब्यूट को हम बनाए, और कोई की हो ही नहीं सकती, सिर्फ एक ही की होगी। क्यों सिर्फ एक ही की होगी? क्योंकि भगवान का आशीर्वाद मिला है ना। तो ए बी में अगर हम कुछ भी जोड़े, अब सी जोड़े, ए बी में अब डी जोड़े, और ए बी में मैं ई, क्योंकि ए बी को तो कंपलसरी हो गया ना, भगवान ने तो आशीर्वाद दे दिया। तो अब ए बी में मैं कुछ भी जोड़ूंगा तो यार इसको एक्सीड कर रहा हूं ना। तो जब ए बी ऑलरेडी बन ही चुका है तो क्यों क्यों जोड़ रहे हो? तो सिर्फ एक ही की होगा। अब है मिनिमल का केस। अब तक हमने आशीर्वाद दिया हुआ है ना ए बी को, तो अब हम फालतू को कोई कॉम्बिनेशन चेक नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ए बी तो पक्का आएगा ही आएगा। तो ए बी आएगा। जब ए बी ऑलरेडी बन चुका है तो अब ए बी के तुम बेवकूफ हो क्या जो कॉम्बिनेशन बनाओगे? भाई ए बी का सी बनाओगे, ए बी का डी बनाओगे, ए बी का क्यों बनाओगे? क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला ए बी तो आएगा ही आएगा। और जब भगवान ने ए बी के लिए बोला है और ऑलरेडी ए बी कैंडिडेट की बन चुका है, तो क्यों कॉम्बिनेशन बना रहे हो? कितने लोग कहते हैं कि सर ये बात तो हमें अब अच्छे से समझ आ गई? कितने लोग कहते हैं कि सर ये बात तो अब समझ में आ गई, क्लियर हो गया भाई सर, ये इसमें टेंशन नहीं है। हमें रिप्लाई करो भाई, सब लोग रिप्लाई करो। ठीक है, सब लोग रिप्लाई करो। गुड 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 गुड। अब देखो भाई, अगर ये बात समझ में आ गई आप लोगों को तो गुड है। फिर तो हमने एक चीज पाली, एक चीज हमने पाली कि ये क्या है, ये टेबल है। ये टेबल जो हमने पा लिया, अभी तो सब देखते हैं ये टेबल किस नॉर्मल फॉर्म में, पहले तो ये चेक करते हैं। तो ए बी की है, तो ए बी की है, ए बी की है, तो ये प्राइम एट्रीब्यूट हो गए ए और बी, और की क्या है ए बी, मैंने लिख दिया। सबसे पहले क्या चेक करते हैं? रिप्लाई करो। सबसे पहले कौन चेक करते हैं? सबसे पहले क्या चेक करते हैं? रिप्लाई करो भाई। सबसे पहले क्या चेक करते हैं? बीसीएनएफ। बीसीएनएफ मैं देखो रिपीट कर रहा हूं। बीसीएनएफ क्या कहता है? एक्स से वाई अगर डिपेंडेंसी है तो ये की होना चाहिए। क्या ये की? हाँ ये की है। क्या ये की है? ना। तो पहले ही बीसीएनएफ में नहीं है। बोलो यस लिखो अगर समझ में आ रहा है तो। यस लिखो अगर समझ में आ रहा है तो। ये बात बीसीएन ए टेबल बीएससीएनएफ में नहीं है। आओ अब 3NF चेक करते हैं। 3NF क्या कहता है? या तो ये की हो या ये प्राइम एट्रीब्यूट हो। और देखते हैं, चेक करते हैं, सॉरी। क्या ये की? हाँ ये की है, तो ये तो 3NF में है। क्या ये की है? ना। अभी इसको दो। क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट है? ना, ये प्राइम एट्रीब्यूट भी नहीं है, तो ये टेबल 3NF में भी नहीं है। ये टेबल 3NF में भी नहीं है। चलो अच्छी बात होगी। 2NF क्या कहता है? की टूटनी नहीं चाहिए। ए बी अगर दोनों मिलकर डिटरमाइन कर रहे हैं तो हाँ ए बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो अकेला बी किसी को, या एक, ये देखो ये अकेले ही बगावत करने में लगे हुए, ये अकेले ही अपनी टेंशन लेके चले हुए। तो बोला यार तेरी वजह से ना ये टेबल 2NF में भी नहीं है, तेरी वजह से। क्योंकि तू अपना बी तू याद रख, तेरी वजह से ना तू अकेले ई की जो सेटिंग कर रहा है ना, ये सही नहीं है काम, तेरी वजह से टेबल 2NF में नहीं है। तो अब ये टेबल 2NF में भी नहीं है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ व्हाट इज रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ टेबल फॉर मेकिंग द रिलेशन कंपैटिबल विद 2NF। तो ऐसा क्या कर दे कि टेबल 2NF में हो जाए? तो हमेशा याद रखना, जो बगावत करता है ना, बगावत जिसे बोलते हैं इंग्लिश में म्यूटिनी, इंग्लिश में एक वर्ड होता है म्यूटिनी, बगावत। जो बगावत कर रहा है उसे बाहर। घर पे जो लड़का बगावत करता है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी ने बगावत की, इसे बाहर कर दिया। तो बोला बी तुम जाओ अपना घर। देखो जब घर में 5 लड़के होते हैं, आप सबने देखा होगा, आपके भाई बहन होंगे, आपके चाचा वाचा होंगे, जब वो इसमें से कोई भी लड़ाई करता है तो उसको बाहर कर देते हैं, कहते तुम अपना घर बना लो अलग, तुम्हें पैसे दे रहे हैं, जाओ घर बना लो। तो क्या वो बीई को अलग घर बनाने की परमिशन मिल गई? तो ये बीई ने एक अलग टेबल बनाया, अपना संसार बनाया बी और ई, जिसमें बी की है तो बी से ई डिटरमाइन, और एक संसार अलग बन गया। किसका? ए बी सी और डी का, ए बी सी डी का, ठीक है, ए बी सी से डी, जिसमें ए बी दोनों मिलके सी को डिटरमाइन कर रहे थे और सी डी को डिटरमाइन कर रहे थे। क्या ये टेबल 2NF में है? बताओ भाई जल्दी, देखे कितने लोग बताते हैं सर ये टेबल 2NF में और ये भी 2NF में। अब रिप्लाई करो भाई। ये देखो एबीसी को डिटरमाइन कर रहा है क्योंकि एबी की है, बहुत बढ़िया, और सी डी को कर रहा है, उससे हमें मतलब ही नहीं क्योंकि की टूटी नहीं रही है। तो ये टेबल 2NF में है, और ये भी टेबल 2NF में है, क्योंकि अब इस टेबल में बी जो है वो हस्बैंड है, वो घर का की बन गया। तो जब वो हस्बैंड है, की बन गया, तो ये एक की, हाँ एक की है, तो 2NF। तो कितने टेबल में तोड़ दें तो कि ये 2NF में बन जाए? रिप्लाई करो, आंसर दो, रिप्लाई करो भाई, आंसर दो, रिप्लाई करो। मिनिमम कितने टेबल में तोड़ दें कि ये टेबल, इसका घर सुखी संसार चलने लग जाए, सुखी जीवन सुखी संसार इसका हो जाए, तो इसका सुखी जीवन 2 से हो जाएगा। इससे बेहतर नहीं पढ़ाया सकता मैं, मेरी